बच्चों अभी सही है? अभी नेटवर्क सही लग रहा है आपको? ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलो बढ़िया। रिकॉर्डिंग ऑन है ना? लास्ट क्लास में हम लोगों ने हाइड्रोजन का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था एनसीईआरटी से। और हाइड्रोजन के प्रिपरेशन में एक तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जैसे लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताया हुआ है। लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम जिंक को डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करा करके हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। और दूसरा ये क्या दिखा रहा है? वो को नहीं, उसको सीधा करने चलेंगे तो क्लास ही खत्म हो जाएगी। तो जिंक को डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करा करके हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं लेबोरेटरी में। दूसरा मेथड है जिंक को एल्काली से रिएक्ट करा करके हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये तो लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। उसके बाद अगर हम कॉमर्शियल प्रोडक्शन की बात करें तो कॉमर्शियल प्रोडक्शन में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोलिसिस से, मतलब वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है। और उसी प्रोसेस में मैंने आपको सेल के बारे में बताया कि दो टाइप के सेल होते हैं, एक गैल्वेनिक सेल होता है और दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है। ठीक है। गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। गैल्वेनिक सेल को हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल को हम यूज करते हैं सर्टेन टाइप के केमिकल्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो हमें कैथोड और एनोड पे मिलते हैं। उसके अलावा रेजिड्यू के फॉर्म में भी प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है। तो थोड़ा इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में मैं आपको और इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि जैसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर, ये तो मैंने बताया था कि वहां पे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती है। ठीक है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब कि पहले हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास करने पे ही वहां पे केमिकल रिएक्शंस कैथोड और एनोड पे होती हैं। तो कैथोड पे हमेशा रिडक्शन रिएक्शन होती है और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। ठीक है। अब बात आती है कि जैसे मान लो कि आप एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो। ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है और आप उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो और वहां पे सॉल्यूशन के अंदर कैटायन और एनायन प्रेजेंट। ठीक। तो अगर एक कैटायन और एक एनायन है तो फिर क्या होगा, कैटायन जो है वो कैथोड पे जाएगा और वहां रिड्यूस हो जाएगा। कैटायन कहां जाएगा? कैथोड पे जाएगा। कैट 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 कैट। ठीक है। कैटायन कहां जाएगा? कैथोड पे जाएगा और वहां पे वो रिड्यूस हो जाएगा। और एनायन एनोड पे जाएगा। एनायन एनोड पे जाएगा और वहां पे वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। याद रखना आसान है ना। कैटायन कैथोड पे जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। एनायन एनोड पे जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो अब बात आती है कि अगर एक से ज्यादा कैटायन सॉल्यूशन में है तो फिर कौन सा कैटायन पहले रिड्यूस होगा, या सब एक साथ ही रिड्यूस हो जाएंगे, सारे एनायन एक साथ ऑक्सीडाइज हो जाएंगे? ठीक। तो ऐसा होता नहीं है। अगर मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायन एंड मोर देन वन टाइप ऑफ एनायन सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो उनमें से पहले कोई एक कैटायन जाकर के रिड्यूस होता है, उसके बाद फिर दूसरा कैटायन, फिर तीसरा कैटायन, इस तरीके से उनका एक ऑर्डर ऑफ डिपोजिशन है। ठीक। और वो ऑर्डर ऑफ डिपोजिशन डिसाइड होता है एक टर्म के बेसिस पे जिसको हम बोलते हैं डिपोजिशन पोटेंशियल, या जिसको हम डिस्चार्ज पोटेंशियल बोलते हैं। डिपोजिशन पोटेंशियल और डिस्चार्ज पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है। बोलते हैं जिस कैटायन का डिपोजिशन पोटेंशियल, ठीक, जिस कैटायन का डिपोजिशन पोटेंशियल जितना कम होता है वो कैटायन उतना पहले डिपॉजिट होता है।
ठीक है, जिस कैटायन का डिपोजिशन पोटेंशियल जितना कम होगा वो कैटायन उतना पहले डिपॉजिट होगा, जिस एनायन का डिपोजिशन पोटेंशियल जितना कम होगा वो उतना पहले डिपॉजिट होगा। मतलब ये कैटायन अपने डिपोजिशन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिपॉजिट होते हैं। सबसे कम डिपोजिशन पोटेंशियल वाला सबसे पहले, फिर उससे ज्यादा डिपोजिशन पोटेंशियल वाला, फिर उससे ज्यादा डिपोजिशन पोटेंशियल वाला, इस तरीके का एक सीक्वेंस ऑब्जर्व होता है। तो अब बात आती है कि वो डिपोजिशन पोटेंशियल को हम थ्योरेटिकली कैसे याद रख सकते हैं। जो डिपोजिशन पोटेंशियल है उस डिपोजिशन पोटेंशियल वैल्यू को या उस सीक्वेंस को, ऑर्डर ऑफ डिपोजिशन वाला जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस को थ्योरेटिकली हम कैसे याद रख सकते हैं, क्योंकि ये तो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है तो वो वैल्यू तो याद नहीं रखी जा सकती, बट वो जो सीक्वेंस है डिपोजिशन का उसको क्या याद रखा जा सकता है? बोलते हैं हाँ, उसको याद रखा जा सकता है, और वो जो सीक्वेंस है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के थ्रू गवर्न होता है। ठीक है, किसके थ्रू गवर्न होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, या जिसको आपने पहले लोअर क्लासेस में एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज करके पढ़ा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं उसको, या उसको एक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को में सीक्वेंस को, एलिमेंट के सीक्वेंस को समझने के लिए, रटने के लिए कुछ पोएम भी है। ठीक है, तो उन पोएम के थ्रू उसको याद रखा जा सकता है। ठीक, तो एक बार वो पोएम सुना देता हूं और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखो, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ECS, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ये बेस्ड है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पे। किस पे बेस्ड है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड यहां पे नॉट देख रहा है, इसका मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू है, रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे ये डिफाइंड है। ठीक, और यहां पे जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या होगा? ई नॉट रिडक्शन बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये ई नॉट रिडक्शन आपको यहां पे मोस्ट नेगेटिव मिलेगा, मोस्ट नेगेटिव यहां पे ऊपर, और यहां पे क्या मिलेगा? मोस्ट पॉजिटिव। ठीक है, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू यहां मिलेगी, मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू यहां मिलेगी, और बीच में रेफरेंस के लिए आता है जीरो वैल्यू आती है, 0.0 वोल्ट, और ये जो वैल्यू है ये किसके लिए होती है? फॉर हाइड्रोजन। यानी कि पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अगर कंसीडर किया जाए तो यहां पे हाइड्रोजन क्या है? रेफरेंस है। ठीक है, हाइड्रोजन को रेफरेंस की तरह हम लेते हैं और पूरी सीरीज इसी पे बेस्ड है। ठीक है, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू होती है फॉर लिथियम। ठीक है, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू किसके लिए है? लिथियम के लिए। और जो मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू है ये है फॉर फ्लोरीन। ठीक है, तो क्या है इसका मतलब? कि सबसे इजीली रिड्यूस कौन होना चाहेगा? फ्लोरीन। तभी तो फ्लोरीन मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि ये सबसे इजीली रिड्यूस होना चाहता है। ठीक, और सबसे डिफिकल्ट रिडक्शन किसका है? लिथियम का। ठीक है, सबसे डिफिकल्ट रिडक्शन लिथियम का है, और सबसे इजीली कौन रिड्यूस होगा? फ्लोरीन। क्लियर? तो पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किस पे बेस्ड है? ई नॉट रिडक्शन के बेसिस पे ये डिफाइंड होते हैं, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और ये उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड। क्लियर?
मोस्ट नेगेटिव वैल्यू किसके लिए है? लिथियम के लिए। मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू किसके लिए है? फ्लोरीन के लिए। अब यहां पे कौन कौन से एलिमेंट है और वो किस सीक्वेंस में ऑब्जर्व होते हैं, उसके लिए ये पोएम है बेटा। ठीक है, अब जरा देखो। लेके बार बार, ठीक है, लेके बार बार सरकार का नाम, सरकार का नाम मांगे अलादीन, मांगे अलादीन महान। अलादीन महान नहीं था, ठीक है। लेके बार बार सरकार का नाम मांगे अलादीन महान। मैं साथ में एलिमेंट भी लिखता जाता हूं। ले यानी कि लिथियम, के पोटेशियम, बार बार बेरियम, सरकार स्ट्रांसियम, का सिंबल, सीधे आपको सिंबल से लिंक मिलेगा, ठीक है। मांगे मैग्नीशियम, मांगे मैग्नीशियम, अलादीन एल्युमिनियम, महान मैग्नीज Mn, ठीक है। तो ये हो गया। अब अभी आगे भी है। नहीं नहीं, यही होता है, ठीक है, ये एकदम सही है। तो लेके बार बार सरकार का नाम मांगे अलादीन महान, जानकर जिंक कर क्रोमियम, फेंके, फेंके किसको फेंकेंगे भाई? आयरन, ठीक है। जानकर फेंके कलम दवात, यहां स्पेलिंग मेरी चलेगी, कैडमियम, कलम दवात कैडमियम, ठीक है। जानकर फेंके कलम दवात कोई कोबाल्ट, नीचे कोई नीचे निकल, सुनो टिन, सुनो टिन, कोई नीचे सुनो प्रभात, प्रभात लेड है कौन? है हाइड्रोजन। कौन है? कौन? कॉपर, हाँ। है कौन? आइए, 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 आयोडीन, आइए, आगे होंगे, आइए आगे होंगे ब्राह्मण, लिखो लिखो, अबे कास्टिज्म की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है, ये तो सब जुगाड़ है। ब्राह्मण सब याद हो जाएगा। आइए आगे होंगे ब्राह्मण, तो ब्रोमीन, पंडित प्लैटिनम, आइए आगे होंगे ब्राह्मण पंडित, इधर लिख सकता हूं क्या? पंडित उस ऑक्सीजन, उस
क्लास क्लास क्लोरीन। उस क्लास में सोते, क्लास में तो कोई सोता नहीं इसलिए ऐसा कोई एलिमेंट भी नहीं है। उस क्लास में सोते और फिरते फ्लोरीन। ये है भाई पोएम। अब मैं पूरा फ्लो में सुना देता हूं तो अच्छा लगेगा आपको। अब मैं आपको पूरे फ्लो में सुनाता हूं। लेके बार बार सरकार का नाम, मांगे अलादीन महान, जानकर फेंके कलम दवात, कोई नीचे सुनो प्रभात है कौन, आइए आगे होंगे ब्राह्मण पंडित, उस क्लास में सोते और फिरते। ठीक है, यही फ्लो चाहिए। अब जरा याद करो इसको फटाफट। दो मिनट में सुनाओ, पोएम सुनाओ। और इसके लिरिक्स में चेंज मत करना भाई। राइट वाला नहीं दिख रहा। कुछ पार्ट कट रहा है क्या? अच्छा, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने के बाद अब ये पूछेगा। आइटम आना चाहिए, बात सही है। नहीं वो मुझे यही ऐसे ही लिखना अच्छा लगता है कि जिस फॉर्म में नेचर में मिलते हैं उसी फॉर्म में। कोई दिक्कत नहीं भाई, नेचर में ऑक्सीजन एटम थोड़ी एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, लेड एटम एग्जिस्ट करता है। लेके बार बार सरकार का नाम, मांगे अलादीन महान, जानकर फेंके कलम दवात, कोई नीचे सुनो प्रभात है कौन, आइए आगे होंगे ब्राह्मण पंडित, उस क्लास में सोते और
फिरते, एक सांस में बोलो इसको। एक बार पहले पूरा पढ़ लो, फिर आंख बंद करके फिर बोलो, जहां पे अटक रहे फिर से उसको देखो, फिर आगे बढ़ो। तो क्या जो है, जो ये आजकल के जो गाने हैं, जो उसका सेंस होता है क्या? सुनता तो है, याद तो कर लेता है उसको, बस म्यूजिक नहीं है यहाँ पे। उससे तो मैंने अच्छी पोएम बना दी है यहाँ पे। करण सैनी तैयार हो गया भाई? अब तो मैं ये भी नहीं चेक कर पाऊंगा कि कॉपी खुली है कि नहीं खुली है। वीडियो ऑन करा लो ना। बेटा ये पोएम ऐसी है ना, मेरे स्टूडेंट जो है, जो 10 साल पहले भी पढ़ करके गए हैं, आज भी मैं उनसे पूछता हूँ तो उनको पोएम याद रहती है, एलिमेंट भूल गए। हाँ भाई करण, जरा वीडियो ऑन कर। वेरी गुड। कॉपी दिखा, कॉपी खुली हुई है, बंद कर उसको। हाँ, अब शुरू हो जाए। माइक भी, माइक अनम्यूट कर। हाँ, अब सुना। लेके नाम बार बार अलादीन महान ना 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 मांगे। ना 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 ना, तुम्हारी पोएम नहीं चाहिए भाई, मुझे मेरी पोएम चाहिए। हाँ, फिर से रिपीट करो। लेके नाम बार बार। अरे नाम कहाँ से आ गया भाई, लेके बार बार था, लेके नाम ले आ रहा लेके है बार तू। बार सरकार का, लेके बार बार सरकार का नाम अलादीन महान, अलादीन महान मांगे अलादीन महान। फैके कलम दवात कोई नीचे प्रभात सुनो आएंगे आगे ब्राह्मण पंडित उस अरे क्लास बस, में सोते और फिरते। सारी पोएम तुम्हारी है। मैंने बोला था लिरिक्स में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, अब तुमने सारा पोएम का ऐसी तैसी कर दिया एकदम से। और अगर अगर तुम जो है ना ये पोएम के वर्ड्स को इधर उधर कर रहे हो, इसका मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है? एलिमेंट का ऑर्डर चेंज हो रहा है, और एलिमेंट का ऑर्डर चेंज हो रहा है तो फिर क्या होगा वो समझ सकते हो तुम।
और ऑनलाइन स्टूडेंट्स में पहले आप लोगों को मौका मिलना चाहिए। नमन, नमन पोयम तैयार हो गई बेटा? अच्छा चलो ठीक है। सबको याद हो गया? अभी नहीं? अर्पित, हाँ कॉपी बंद कर। कोई नीचे सुबह प्रभात है, कौन आइए आगे होंगे ब्राह्मण पंडित उस क्लास में फिरते सोते और गोल्ड छोड़ रहा है तू? गोल्ड छोड़ रहा है, गोल्ड। है गोल्ड कोई छोड़ सकता है? अच्छा अटेम्प्ट था भाई दानिश। हाँ तो इंडक्शन इफेक्ट है ना, मैं जानता हूँ। दानिश सुनाओ। हाँ हाँ, दावत। अरे दावत नहीं है भाई, कलम और दवात होता है, दवात। दवात का मतलब समझता है? नहीं समझता था, इसीलिए दावत बोल रहा है। अरे इंक जो होती है ना, इंक पॉट जो होता है, बोलते हैं। दावत उड़ा रहा है तू। हाँ, कोई नीचे सुनो। अरे तू डायरेक्शन बगल में मत दे बैठ करके। बस बस समझ गया मैं, कोई बात नहीं। हाँ तुम सुनाओ, पहले कॉपी बंद करो। लेके बार-बार सरकार का नाम मांगे अलादीन महान जान के टिकट कलम दरबार। के नहीं कर। हाँ के मतलब पोटेशियम हो गया और कर मतलब क्रोमियम हो गया। हाँ एक बार फिर से शुरू करो। लेके बार-बार सरकार का नाम मांगे अलादीन महान जान के टिकट कलम दरबार। कोई नीचे सुनो प्रभात है, कौन आइए आगे होंगे ब्राह्मण पंडित उस क्लास में सोते और फिरते। वेरी गुड वेरी गुड, बैठ जाओ। हाँ तू सुना। लेके बार-बार सरकार का नाम मांगे अलादीन महान जानकर करके कलम दरबार आइए कोई 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 बगल में सुनो। कोई आगे चलो अच्छा बैठ करके याद करो। हाँ तू सुना। अच्छा मेडिकल स्टूडेंट की क्वालिटी है, मेडिकल स्टूडेंट रटने में माहिर होने चाहिए। हाँ भाई अरोरा जी सुनाइए। बार बार, अरे वो बार नहीं। हाँ हाँ। दीक्षांत खड़ो जा, कॉपी बंद कर। सुनाओ सुनाओ। लेके बार-बार सरकार का नाम हाँ हाँ। आगे
लेके एक सेकंड, लेके बार बार सरकार का नाम हाँ। मांगे अलादीन महान, जानकर फेंके कलम दबा, कोई नीचे सुनो प्रभात, कौन है आइए, नहीं कौन नहीं है कौन? हाँ है कौन आइए आगे होंगे, हाँ सही है, अरे तो सही जा रहा है। हाँ। पंडित ब्राह्मण, पहले ब्राह्मण फिर पंडित। ब्राह्मण पंडित हाँ क्लास में सोते, अरे ऑक्सीजन छोड़ रहा है तू। उस क्लास में सोते और फिरते हैं। हाँ एकदम सही है, उस क्लास में सोते और फिरते। अब ऑनलाइन कोई सुनाएगा क्या? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, नमन क्या कर रहा है तू? दिशांत, पोएम तैयार हो गई बेटा? याद कर लिया? अच्छा नो सर। तो ये पूरी पोएम आपको याद करनी है। ये पोएम अगर याद नहीं होगी ना तो समझ लेना कम से कम आप 2 क्वेश्चन लूज कर सकते हो। मैं फाइनल एग्जाम की बात कर रहा हूं। फाइनल एग्जाम तक आप एटलीस्ट 2 क्वेश्चन लूज कर सकते हो। इसके एप्लीकेशंस जब आप देखोगे तब आपको पता चलेगा। अभी तो सिर्फ एक पार्ट बता रहा हूं आपको, ठीक है? क्या है पोएम? लेके बार बार सरकार का नाम, मांगे अलादीन महान, जान कर फेंके कलम दवात, कोई नीचे सुनो प्रभात, है कौन आइए आगे होंगे ब्राह्मण पंडित, उस क्लास में सोते और फिरते। तो अब ये तो हो गया पोएम। अब उसके बाद फिर दूसरा पार्ट क्या आता है? पोएम मन में चलना चाहिए और एलिमेंट लिखते जाओ। ले लिथियम के पोटेशियम, बार बार बेरियम, सरकार स्ट्रांसियम का कैल्शियम, नाम सोडियम, मांगे मैग्नीशियम, अलादीन एल्युमिनियम, महान मैग्नीज, ठीक है? महान मैग्नीज, जान जिंक, कर क्रोमियम, फेंके आयरन, कलम दवात कैडमियम, कोई कोबाल्ट, नीचे निकल, सुनो टिन, प्रभात लेड है हाइड्रोजन, कौन कॉपर, आइए आयोडीन, आगे सिल्वर, होंगे मरकरी, होंगे आगे होंगे ब्राह्मण ब्रोमीन, पंडित प्लैटिनम, उस ऑक्सीजन क्लास क्लोरीन में सोते कुछ नहीं, और गोल्ड फिरते फ्लोरीन। ठीक है? तो ये पूरी पोएम आपको याद रखनी है। मैं आपको इसका एक एप्लीकेशन यहां पे बताने जा रहा हूं, जिसके लिए मैं आपको ये पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ऑर्डर मैंने आपको बताया हुआ है। डिपोजिशन पोटेंशियल को डिटरमाइन करने में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्या रोल है, ठीक है? तो आप नोट कर लो, लिखो, डिटर्मिनेशन ऑफ डिपोजिशन पोटेंशियल, determination of deposition potential, determination of deposition potential। अब जैसे मैंने बोला कि
कैटायन है और एनायन है। ठीक, कैटायन कहां पे डिपॉजिट होता है? कैथोड पे। एनायन कहां डिपॉजिट होता है? एनोड पे। अब हमें ये डिसाइड करना है कि अगर हमारे पास कई सारे कैटायंस हैं तो उनमें से कौन सा कैटायन सबसे पहले कैथोड पे डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो मेटल, कैटायन कौन बनाता है? मेटल बनाता है। ठीक है, जो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितना नीचे लाई करता है, जो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितना नीचे लाई करता है, उसका कैटायन कैथोड पे उतना पहले डिपॉजिट होगा। ठीक है, इसका मतलब कि उसका डिपोजिशन पोटेंशियल क्या होगा? लो होगा। लोअर द पोजीशन ऑफ मेटल इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, लिख लो, लोअर द पोजीशन ऑफ मेटल इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, lower the position of metal in electrochemical series, lesser will be the deposition potential, lesser will be the deposition potential, lesser will be the deposition potential of its own ions, lesser will be the deposition potential of its own ions। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? जब आप ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो ई नॉट रिडक्शन बढ़ता जा रहा है और डिपोजिशन पोटेंशियल कम होता जा रहा है। तो आप ये बोल सकते हो कि फॉर कैटायन डिपोजिशन पोटेंशियल is inversely proportional to E naught reduction। ठीक है, for cation deposition potential is inversely proportional to E naught reduction। ठीक है, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कैटायन की जितनी कम होगी उसका डिपोजिशन, कैटायन की जितनी ज्यादा होगी उसका डिपोजिशन पोटेंशियल उतना कम होगा। ठीक है, अब जैसे अगर आपसे बोला जाए कि एक सॉल्यूशन के अंदर सिल्वर पॉजिटिव है, ठीक है, कॉपर 2 पॉजिटिव है, आयरन 2 पॉजिटिव है, Mg2 पॉजिटिव है। सिल्वर पॉजिटिव है, कॉपर 2 पॉजिटिव है, आयरन 2 पॉजिटिव है, Mg2 पॉजिटिव है। अगर ये सब एक साथ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, सबसे पहले कौन डिपॉजिट होगा? सबसे पहले सिल्वर पॉजिटिव। ठीक है, इनका ऑर्डर ऑफ डिपोजिशन क्या होगा? ऑर्डर ऑफ डिपोजिशन एट कैथोड। ठीक है, ऑर्डर ऑफ डिपोजिशन एट कैथोड, सबसे पहले सिल्वर पॉजिटिव, फिर कॉपर 2 पॉजिटिव, फिर आयरन 2 पॉजिटिव, फिर मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। अगर H पॉजिटिव को कंसीडर करें तो कहां आएगा? H पॉजिटिव यहां पे आ जाएगा। ठीक है, H पॉजिटिव यहां आ जाएगा। अगर आपसे बोला जाए कोबाल्ट 2 पॉजिटिव कहां आएगा? ठीक है, क्या है? लेके बार बार सरकार का नाम, मांगे अलादीन महान, जानकर फेंके कलम दवात कोई। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर हम CO2 पॉजिटिव की बात करें तो CO2 पॉजिटिव यहां आ जाएगा। हाँ हाँ, ठीक 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 बोल रहे हो, यहाँ नहीं आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा कोबाल्ट 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को यूज करते हुए ये बता सकते हो कि कैथोड पे पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, तीसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, उसका सीक्वेंस डिसाइड कर सकते हो। समझ में? तो ये इंपॉर्टेंस है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की।
अब बात आती है नॉन मेटल के केस में, अगर हम कंसीडर करें तो नॉन मेटल के केस में क्या सीक्वेंस ऑब्जर्व होता है? बोलते हैं कि जो नॉन मेटल एनायन नॉन मेटल बनाता है, ठीक है, नॉन मेटल किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? एनायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नॉर्मली, ठीक है। तो अगर हम एनायन को कंसीडर करें तो वो एनोड पे जाकर के डिपॉजिट हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो अगर मल्टीपल एनायन सोल्यूशन में है तो सबसे पहले कौन सा एनायन एनोड पे जाएगा? ठीक, मतलब सबसे पहले क्या ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट एनोड पे बनेगा? तो वहां पे हम क्या करेंगे? वहां भी हम डिपोजिशन पोटेंशियल को कंसीडर करेंगे, लेकिन वहां पे डिपोजिशन कैसे हो रहा है? रिडक्शन के थ्रू नहीं हो रहा है, वहां पे डिपोजिशन हो रहा है ऑक्सीडेशन के थ्रू, इसलिए ऑर्डर अपोजिट हो जाता है, ठीक है। बोल रहा है जो नॉन मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितना ऊपर लाई करता है उसके एनायन का डिपोजिशन पोटेंशियल उतना कम होता है, ठीक है। तो आप इस बात को नोट कर लो, लिखो, हायर द पोजीशन ऑफ नॉन मेटल, हायर द पोजीशन ऑफ नॉन मेटल इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, higher the position of non-metal in electrochemical series, higher the position of non-metal in electrochemical series, lower will be या lesser will be its deposition potential value, lesser will be its deposition potential value, ठीक है। तो फॉर anion deposition potential अब देखो क्या है, नॉन मेटल अगर ऊपर है तो उसका डिपोजिशन पोटेंशियल कम है, अगर वो ऊपर है तो उसका ई नॉट रिडक्शन कम है, ठीक है। तो इसका मतलब आप बोल सकते हो वहां पे डिपोजिशन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई नॉट रिडक्शन, ठीक है। तो एनायन के केस में डिपोजिशन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई नॉट रिडक्शन, और कैटायन के केस में डिपोजिशन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई नॉट रिडक्शन, ठीक है। तो अब जैसे देखो, अगर किसी सोल्यूशन में फ्लोराइड आयन है, सोल्यूशन में क्लोराइड आयन है, सोल्यूशन में हाइड्राइड आयन है, सोल्यूशन में ब्रोमाइड आयन है, ठीक है, सोल्यूशन में आयोडाइड आयन है, ठीक है। अब हमें पता करना है कि इनका ऑर्डर ऑफ डिपोजिशन पोटेंशियल क्या होगा। तो अगर आप देखो तो यहां पे सबसे ऊपर है हाइड्रोजन, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ डिपोजिशन अगर कंसीडर करें तो सबसे पहले H नेगेटिव, उसके बाद I नेगेटिव, उसके बाद Br नेगेटिव, फिर Cl नेगेटिव, फिर F नेगेटिव, ठीक है। सबसे डिफिकल्ट ऑक्सीडेशन किसका है? F नेगेटिव का, और सबसे इजी इनमें किसका है? H नेगेटिव का। ये जब डिपॉजिट होगा तो हाइड्रोजन गैस बनेगी, ये डिपॉजिट होगा आयोडीन प्रोड्यूस होगा, ये ब्रोमीन, ये क्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है। तो फ्लोराइड आयन से फ्लोरीन बनाना ये सबसे डिफिकल्ट है, ठीक है। अगर हम हैलोजन की बात करें तो आयोडाइड आयन से आयोडीन बनाना सबसे आसान है। तो ये एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के। उसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आपको और भी एप्लीकेशंस मिल जाएंगे, जैसे एक मेटल दूसरे मेटल को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस करेगा या नहीं करेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डिसाइड करता है। एक नॉन मेटल
दूसरे नॉन मेटल को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस करेगा या नहीं करेगा? कौन डिसाइड करेगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक, एक मेटल सर्टेन कंडीशन में वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा या नहीं करेगा? ठीक है, कोल्ड वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, या हॉट वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, या सुपर हीटेड स्टीम से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेगा, या किसी भी कंडीशन में वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं प्रोड्यूस करेगा? ये डिसाइड करना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को यूज करते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? इसी तरीके से एक मेटल, डिफरेंट मेटल के ऑक्साइड से कौन सा ऑक्साइड कितना ज्यादा थर्मली स्टेबल है, किस ऑक्साइड की थर्मल स्टेबिलिटी कितनी ज्यादा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डिसाइड करती। जिस ऑक्साइड की थर्मल स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, वहां से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना उतना डिफिकल्ट होगा। मतलब इसके एप्लीकेशन चले जाते हैं फिर मेटलर्जी में। समझ आ रहा है कि नहीं? मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन में फिर इसके कंसेप्ट जो है वो इन्वॉल्व होने लगते हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसपे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको कम से कम 2 क्वेश्चन का गेन हो सकता है, तो लॉस भी हो सकता है। और हर जगह आपके पास डेटा तो होगा नहीं, डेटा नहीं होगा तो वो पोएम काम आएगी। आई बात समझ में? तो पोएम आपको रटना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो आप कितने लोगों को याद हो गई पोएम? याद हो गई? हाँ सुनाओ। ब्राह्मण पंडित क्लास में सोते हैं और वेरी गुड, बढ़िया परफॉर्मेंस है। हाँ भाई अरोरा साहब, अब तो सुना दो यार। लेके बार-बार सरकार का नाम मांगे, अलादीन महान जानकर टके कलम दवात, कोई आई कोई नीचे सुनो प्रभात है, कौन आइए आगे होंगे, ब्राह्मण पंडित उस क्लास में सोते और जो विधायक से था फिर थे। हाँ चलो सही है। तो इसको याद कर लेना, ठीक है? तो ऑब्वियसली जो है जब पोएम याद हो जाएगी तो उसके एप्लीकेशंस भी आप कर पाओगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक सॉल्यूशन है, अब थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन भी देख लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ठीक है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इसकी हम इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, ठीक है? इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स को यूज करते हुए। कौन सा इलेक्ट्रोड? प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड बेसिकली होता है बेटा इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है? ये इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब वो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक? तो इसका मतलब है कि फिर वो एनोड पे ऑक्सीडेशन के लिए कॉम्पीट नहीं करेगा। भाई अगर मान लो कि आपने जो एनोड कंसिडर किया है वो एनोड खुद अगर रिएक्टिव हो जाए तो क्या होगा? वो खुद ही ऑक्सीडाइज होना शुरू कर देगा। क्लियर? तो इस वजह से हम जो इलेक्ट्रोड में स्पेशली जो एनोड कंसिडर करते हैं ना, एनोड इनर्ट होना चाहिए। और जब इनर्ट इलेक्ट्रोड की बात आती है
तो इनर्ट इलेक्ट्रोड में प्लैटिनम को यूज किया जाता है। आई बात समझे? तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे बाय यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। अब मुझे बताओ कैथोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, एनोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा? कैथोड पे कॉपर बनना चाहिए। अब देखो इन्होंने बोला कैथोड पे कॉपर बनना चाहिए, तो हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि कॉपर ही क्यों बनना चाहिए। तो अगर आप देखो तो यहां पे सॉल्यूशन में दो कैटायन है, दो कैटायन है सॉल्यूशन में। एक तो कॉपर 2 पॉजिटिव है जो इस सॉल्ट से आया है, और दूसरा हाइड्रोजन आयन है, वाटर से आया है कि नहीं? तो कॉपर 2 पॉजिटिव है और H पॉजिटिव है। और एनोड पे अगर आप एनायन की बात करो तो एनायन यहां पे कौन कौन से है? SO4 2 नेगेटिव है और OH नेगेटिव है। क्लियर? ये दो एनायन है और ये दो कैटायन है। अब हमें डिसाइड करना है कि कौन सा कैटायन डिपॉजिट होगा पहले, कौन सा एनायन डिपॉजिट होगा पहले। कौन डिसाइड करेगा? डिपोजिशन पोटेंशियल। ठीक है, तो अब देखो है कौन, है कौन, नीचे कौन, कौन कॉपर, कॉपर नीचे है ना, तो इसका मतलब कि कॉपर 2 पॉजिटिव का डिपोजिशन पोटेंशियल कम होगा। तो इसका मतलब इन दोनों में कौन डिपॉजिट होगा? कौन, कौन डिपॉजिट होगा? कौन। ठीक है, तो ये डिपॉजिट होगा। तो इसका मतलब कि कैथोड पे क्या मिल गया? कॉपर। कैथोड पे क्या मिला? कॉपर मिला। ठीक, अब बात आती है एनोड पे क्या मिलेगा। तो अब यहां पे देखो ये दो एनायन है। ठीक है, वैसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, मैं आपको बता दूं एनोड के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको डिसाइड करने में दिक्कत आती है। ठीक, क्योंकि अभी जो ये मैंने ऑर्डर आपको बताया ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पे जब आप डिसाइड करोगे तो ये तो तब आप डिसाइड करोगे जब नॉन मेटल का एनायन होगा, मतलब एक नॉन मेटालिक एलिमेंट का एनायन होगा। क्लियर? मतलब उसमें उस एनायनिक फॉर्मूला में एक ही टाइप का एटम अगर है तो फिर तो आप ये ऑर्डर ये इस ऑर्डर के बेसिस पे कंक्लूड कर लोगे। लेकिन अगर वो मल्टीपल एटम से, डिफरेंट टाइप के एटम से अगर बना है एनायन, तो फिर वहां पे ये ट्रेंड नहीं चलता है। वहां पे एक फैक्टर तो ये कंसीडर किया जाता है कि कंसंट्रेशन क्या है इलेक्ट्रोलाइट का। कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है, इस पे भी डिपेंड करता है। प्रोडक्ट बदल जाते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन में कुछ और प्रोडक्ट बन रहा है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में कुछ और प्रोडक्ट बन रहा है। और फिर करंट डेंसिटी हम कितनी यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस में, हाई करंट डेंसिटी यूज कर रहे हैं या लो करंट डेंसिटी यूज कर रहे हैं, उसके बेसिस पे भी प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अगर मान लो जैसे हाइड्रोक्सिल आयन और सल्फेट आयन को कंसीडर किया जाए और मान लो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है मतलब ये ज्यादा है ये कम है। ठीक, तो जो ज्यादा है वो पहले डिपॉजिट होगा। आई बात समझे? अब जैसे आपसे बोल रहे हैं कि भाई कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन है, कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, एनोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा बोलो? हाँ, क्लोरीन बनेगा, क्योंकि Cl नेगेटिव कंसंट्रेटेड है ना, तो Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव है, तो Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव में ज्यादा कंसंट्रेशन किसका है? Cl नेगेटिव का है, तो क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगी एनोड पे। बट अगर डाइल्यूट NaCl है तो ऑक्सीजन गैस, जब OH नेगेटिव जाएगा ना तो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी। तो इस तरीके से प्रोडक्ट बदल जाता है। अब यहां पे अगर इसका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता तो क्या बनता? फिर ये सल्फेट आयन ऑक्सीडाइज होता, और ये जब ये ऑक्सीडाइज होता है ना तो पर ऑक्सो डाइसल्फेट आयन बन जाता है। क्या बन जाता है? पर ऑक्सो डाइसल्फेट आयन बन जाता है।
जिसको मार्सलेट आयन बोलते हैं। मार्सल्स एसिड बताया था, H2S2O8, उसी का एनायन बन जाता है। उसको यूज करते हैं परऑक्साइड बनाने के लिए। उसमें परऑक्साइड लिंकेज होती है, जब हाइड्रोलाइज करते हैं ना तो हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाता है उससे। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाने के लिए उसको यूज किया जाता है। समझ में आया? तो इस तरीके से अगर आप देखो तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कैथोड पे क्या मिला? कॉपर डिपॉजिट हुआ। एनोड पे क्या? ऑक्सीजन गैस। रेजिड्यू के फॉर्म में क्या मिला? रेजिड्यू, तो ये और ये रेजिड्यू क्या मिल गया? सल्फ्यूरिक एसिड, H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। तो रेजिड्यू के फॉर्म में क्या मिल गया? सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो ये तीनों प्रोडक्ट कितने काम के हैं? कॉपर, इलेक्ट्रिक वायर, ठीक है, कंडक्टिविटी अच्छी होती है। ऑक्सीजन गैस, सरवाइव करना है भाई। सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ केमिकल्स। सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोलते हैं? किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं। एक कंट्री की इंडस्ट्रियल ग्रोथ कितनी है, इसका मेजरमेंट है कि वहां सल्फ्यूरिक एसिड कितना कंज्यूम हो रहा है। जिस कंट्री में लोग जितना ज्यादा सल्फ्यूरिक एसिड पी रहे हैं, समझ सकते हो, ठीक है, कितना ज्यादा वो सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ की नीड के लिए, ठीक है, वो कंट्री उतनी एडवांस्ड, मतलब यूएस में कंजम्पशन सबसे ज्यादा है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड के बहुत सारे एप्लीकेशन है। जैसे आप देखो, जो बैटरी है, बैटरी में क्या यूज होता है? सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है ना। जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है उसमें क्या यूज करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, ठीक है। आपको एल्कोहल बनाना है, सल्फ्यूरिक एसिड यूज होगा। एल्कोहल को डिहाइड्रेट करना है, सल्फ्यूरिक एसिड यूज होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? सल्फ्यूरिक एसिड से दूसरे एसिड बन जाते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करा दो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है। तो अगर आप देखोगे सल्फ्यूरिक एसिड के बहुत सारे एप्लीकेशंस आपको देखने को मिलेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, अच्छा एसिड होता है, तो जहां पे एसिडिक सोल्यूशन चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड यूज करोगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड यूज करोगे। तो इस तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड के बहुत सारे एप्लीकेशंस देखने को मिलते हैं। तो इसी तरीके से आप प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिसाइड कर सकते हो और उसमें आपको डिपोजिशन पोटेंशियल का रोल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं, जरा देखो एनसीईआरटी में कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन। तो इसमें अगर आप देखो तो बोल रहे कि द कॉमनली यूज प्रोसेसेस आर आउटलाइन बिलो। नंबर 1, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स गिव्स हाइड्रोजन। तो अगर एसिडिफाइड वाटर है, अब एसिडिफाइड वाटर क्यों यूज कर रहा है, प्योर वाटर क्यों नहीं यूज कर रहे? क्योंकि प्योर वाटर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नेग्लिजिबल होती है, बहुत कम होती है, बिकॉज वाटर इज एक्सट्रीमली वीक इलेक्ट्रोलाइट। हमें तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी चाहिए होगी ना, इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है सोल्यूशन से, तो उसके लिए सोल्यूशन में आयंस होने चाहिए। अब अगर हम आयंस की बात करें तो जितने आयन सोल्यूशन में ऑब्जर्व होते हैं उनमें सबसे फास्ट मूविंग आयन H पॉजिटिव होता है। सबसे तेजी से सोल्यूशन में कौन सा आयन मूव करता है? हाइड्रोजन आयन मूव करता है। हाइड्रोजन आयन की आयनिक मोबिलिटी हाईएस्ट होती है, इसीलिए यहां पे एसिडिफाइड वाटर को यूज किया गया। समझ में आया कि नहीं? वैसे तो आप उसमें सोडियम क्लोराइड भी डाल देते, लेकिन सोडियम आयन की मोबिलिटी काफी कम है। हाइड्रोजन आयन की मोबिलिटी सारे केटायन, सारे एनायन में मैक्सिमम होती है, ठीक है। इस बात को आप नोट कर सकते हो कि एसिडिफाइड वाटर ही क्यों यूज किया जा रहा है, बिकॉज आयनिक मोबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन आयन इज हाईएस्ट अमंग ऑल आयंस।
Ionic mobility of hydrogen ion is highest among all ions. ठीक है, अब देखो बात आती है कि ये जो हम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड और अमाउंट ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड में क्या रिलेशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप जैसे देखो यहां पे वाटर है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1, और हाइड्रोजन में 0। समझ में आया कि नहीं? तो आप अगर देखो ये जैसे ये पूरी रिएक्शन यहां पे लिखी हुई है, तो 2s2o मतलब 4 हाइड्रोजन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, और इधर इन सब की 0, +4 से 0 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ होगा, 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ होगा। समझ में आया? और उधर देखो ऑक्साइड आयन O2 नेगेटिव है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की है, और प्रोडक्ट साइड में क्या 0। तो एक ऑक्सीजन का -2 रिएक्टेंट साइड में, तो 2 का -4, और प्रोडक्ट साइड में 0, -4 से 0 ऑक्सीजन के केस में, और हाइड्रोजन के केस में +4 से 0। क्लियर? तो इस तरीके से अगर आप देखो तो 4-4 यूनिट का रेडॉक्स चेंज हो रहा है, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, नेट ट्रांसफर 4 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, तो पर रिएक्शन 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो अगर हम एक रिएक्शन में 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ऐसी 1 मोल रिएक्शन को अगर परफॉर्म करें तो 4 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। बात समझ में आ रही है? एक रिएक्शन में अगर 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो 1 मोल रिएक्शन में 4 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फैराडे होता है। चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज 1 फैराडे, तो चार्ज ऑफ 4 मोल इलेक्ट्रॉन इज 4 फैराडे। ठीक है, तो अब ये बोल सकते हैं कि बाय पासिंग 4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी 2 मोल हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। लिख लो इस बात को, बाय पासिंग 4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी, by passing 4 Faraday electricity, by passing 4 Faraday electricity, 2 mole hydrogen and 1 mole oxygen gas is produced. Two mole hydrogen and 1 mole oxygen gas is produced. अब आपसे यहां पे क्वेश्चन जो है ना, बेसिकली ये फैराडे और वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी के टर्म्स में भी पूछ सकते हैं। तो 4 मोल 4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी को पास करने पे 3 मोल गैस का प्रोड्यूस हो रहा है। टोटल तो 3 मोल हो गया ना, 2 मोल हाइड्रोजन का और 1 मोल ऑक्सीजन का। एनोड पे 1 मोल गैस और कैथोड पे 2 मोल गैस। समझ में? तो अगर 4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी को पास करने पे 3 मोल गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो वॉल्यूम उसका एसटीपी पे कितना हो जाएगा, 3 × 22.4 लीटर। ठीक है, तो ये सब कॉन्सेप्ट जो है ना, इसको ये आपको लगेगा कि ये मोल कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम है, बट उसका रूट यहां है। तो ये आपको याद रखना है कि 4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी को पास करने पे 3 मोल गैस प्रोड्यूस होगा, 2 मोल गैस कैथोड पे, 1 मोल गैस एनोड पे। अच्छा, इससे एक बात और आप समझ जाना कि ऑक्सीजन के ग्राम इक्विवेलेंट और हाइड्रोजन के ग्राम इक्विवेलेंट को अगर कंसीडर करें यहां पे, तो दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट तो बराबर ही प्रोड्यूस हो रहे होंगे ना, क्योंकि उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी से कैथोड पे जो प्रोडक्ट बना है, उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी से एनोड का भी प्रोडक्ट बना है। तो जब सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दोनों जगह पास हो रही है, तो इसका मतलब जो ग्राम इक्विवेलेंट ऑक्सीजन का बना और जो ग्राम इक्विवेलेंट हाइड्रोजन का बना, वो क्या है, इक्वल है। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑक्सीजन को अगर कंसीडर करें, ठीक है, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑक्सीजन को अगर हम कंसीडर करते हैं, तो उसमें और 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन में क्या रिलेशनशिप होनी चाहिए, बोलो?
अगर ऑक्सीजन का 1 ग्राम इक्वलेंट, ठीक है, ऑक्सीजन का 1 ग्राम इक्वलेंट अगर हम बोलते हैं कि हाफ मोल के बराबर है, तो हाइड्रोजन का 1 ग्राम इक्वलेंट 1 मोल के बराबर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इसका रिलेशन जो है वो समझ सकते हैं। चलो अब उसके बाद सेकंड मेथड को यहां पे देखते हैं। सेकंड मेथड में क्या है, बोल रहा है हाई प्योरिटी। अब ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि अगर हमें प्योरेस्ट हाइड्रोजन बनाना है, तो प्योरेस्ट हाइड्रोजन बनाने के लिए इनमें से कौन सा मेथड यूज होगा। 4 ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, तो हाई प्योरिटी हाइड्रोजन, प्योरिटी कितनी है, ग्रेटर देन 99.95%। डाइहाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइजिंग वार्म एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बिटवीन निकल इलेक्ट्रोड्स। ये जो प्रोसेस है ना, इसको यूएनओस प्रोसेस बोलते हैं। ये नेम याद रखना, UYENO। ठीक है, यूएनओस प्रोसेस बोलते हैं। तो यूएनएस प्रोसेस को किस लिए यूज किया जाता है, प्योरेस्ट हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, प्योरेस्ट हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज होगा, यूएनओस प्रोसेस। ठीक, यूएनओस प्रोसेस में क्या होता है, तो बोल रहा है कि यूएनओस प्रोसेस में इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं वार्म एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड की। ठीक है, वार्म एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है और निकल इलेक्ट्रोड्स के बीच में हम उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। तीसरा मेथड क्या बोल रहे हैं, इट इज ऑब्टेन्ड एज अ बाई प्रोडक्ट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड and chlorine by the electrolysis of brine solution. It is obtained as a byproduct in the manufacture of sodium hydroxide and chlorine by the electrolysis of brine solution. Brine solution मतलब sodium chloride solution. इसकी आप इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो, इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो तो इसका मतलब आप पे Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव है। तो Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव में किसका डिपोजिशन पोटेंशियल कम है, क्या कर रहे हो, नाम, अरे जो नीचे है उसका डिपोजिशन पोटेंशियल कम होगा ना, कैटायन की बात कर रहे भाई, अभी उल्टा करना शुरू कर दिया। सरकार का नाम मांगे अलादीन महान, जानकर फेंके कलम दवात, कोई नीचे सुनो प्रभात है। कितना नीचे है सोचो। तो Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव में डिपोजिशन पोटेंशियल किसका कम है, H पॉजिटिव का। तो जिसका डिपोजिशन पोटेंशियल कम है वो पहले डिपॉजिट हो जाएगा। तो हाइड्रोजन गैस बनेगी कहां पे, कैथोड पे। और एनोड पे क्या होगा, एनोड पे कंपटीशन चल रहा है, Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव। डाइल्यूट होगा तो OH नेगेटिव जाएगा, ऑक्सीजन गैस बनेगी। कंसंट्रेटेड है तो Cl नेगेटिव जाएगा, क्लोरीन गैस बनेगी। बट कैथोड पे तो हमेशा हाइड्रोजन गैस ही बनेगी, है कि नहीं। कैथोड पे हमेशा हाइड्रोजन गैस बनेगी, एनोड पे अंडर सर्टेन कंडीशन क्लोरीन गैस, अंडर सर्टेन कंडीशन ऑक्सीजन गैस। ठीक, जब ऑक्सीजन गैस बन रही होगी तो रेजिड्यू के फॉर्म में क्या बचेगा, वही बचेगा जो पहले प्रेजेंट था, NaCl। क्लियर। और जब वहां पे क्लोरीन गैस बन रही है तो क्या मिलेगा, नया प्रोडक्ट मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड NaCl को जब यूज करेंगे तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में, मतलब रेजिड्यू के फॉर्म में मिलेगा। तो बोल रहा है कि इट इज ऑब्टेन्ड as a byproduct in the manufacture of sodium hydroxide and chlorine by the electrolysis of brine solution. During electrolysis, the reaction that take place are, एनोड पे क्या हुआ, क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक, और कैथोड पे क्या हुआ, कैथोड पे बोल रहा है कि वाटर का रिडक्शन हो गया। अब वाटर का रिडक्शन हुआ तो वाटर में प्रेजेंट H पॉजिटिव का रिडक्शन हुआ बेसिकली।
ठीक है, तो वाटर का जो H पॉजिटिव है वो तो हाइड्रोजन गैस बन गया और OH नेगेटिव एज इट इज। ठीक है, द ओवरऑल रिएक्शन इज, तो 2Na पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव एक्वस प्लस 2H2O लिक्विड गिव्स क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड, 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्लियर हो गया। तो बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में ये प्रोड्यूस होता है जब हम क्लोरीन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। चौथा मेथड देखो, बोला है रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन हाइड्रोकार्बन और कोक एट हाई टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट यील्ड्स हाइड्रोजन। ठीक है, रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन हाइड्रोकार्बन्स और कोक, कोक यानी कि कार्बन। ठीक है, reaction of steam on hydrocarbons or coke at high temperatures in presence of catalyst yields hydrogen। अब यहां पे देखो ये रिएक्शन गिवन है, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन आपको याद रखनी है, बस n बदल दो तो अलग अलग हाइड्रोकार्बन के साथ क्या प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको पता चल जाएगा। तो जनरल रिएक्शन आपको याद रखनी है। तो क्या है जनरल रिएक्शन? CnH2n+2 प्लस NH2O, ये 1270 केल्विन, मतलब अप्रोक्सीमेटली टेम्परेचर क्या है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, अप्रोक्सीमेटली 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये याद रखना, डिग्री सेंटीग्रेड के टर्म्स में याद रखना आसान रहेगा। ठीक है, तो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड और कैटलिस्ट क्या है निकल, निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस पर रिएक्ट करा रहे हैं, तो n मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड का और 2n+1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन अगर इसका इक्विमोलर मिक्सचर है तो उसको क्या बोलते हैं? CO+H2 इक्विमोलर मिक्सचर इज कॉल्ड वाटर गैस। क्या बोलते हैं? वाटर गैस बोलते हैं। लिख लो भाई, CO+H2, CO+H2 कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन अगर 1:1 मोल रेशियो में कंसीडर कर रहे, इक्विमोलर मिक्सचर है, तो क्या बोलेंगे? वाटर गैस। ठीक है, इसका इसको मतलब वाटर गैस भी बोलते हैं, और CO+H2 का अगर वेरिएबल वो कंपोजिशन है तो उसको बोलते हैं सिन गैस, सिंथेसिस गैस। ठीक है, सिन गैस, SYN, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए यूज किया जाता है, इसलिए इसको सिन गैस और सिंथेसिस गैस बोलते हैं। प्रोड्यूसर गैस में भी CO और H2 होता है, उसके साथ और भी गैस है, उसमें नाइट्रोजन भी होता है। ठीक है, तो उसको प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। तो यहां पे इंपॉर्टेंट है ये जनरल रिएक्शन। ठीक है, CnH2n+2 प्लस NH2O, टेम्परेचर नियरली 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। कैटलिस्ट क्या है? निकल। क्या बना? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। बैलेंस करके आप उसको लिख लो। अब जैसे मिथेन के साथ रिएक्शन लिखी हुई होता है, ऐसे ही आप इथेन के साथ लिख सकते हो। इथेन के केस में बस n वैल्यू आपको 2 पुट कर देनी। तो स्कूल एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है ना, तो इसमें कोई एक हाइड्रोकार्बन आपको बोल देंगे। वाटर गैस यहां पे नहीं बनेगी। मैं बोल रहा हूं कि वाटर गैस तब बोली जाएगी जब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का इक्विमोलर मिक्सचर है। अगर कहीं पे इक्विमोलर मिक्सचर CO और H2 का बनता है तो उसको वाटर गैस बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो लिखा हुआ, द मिक्सचर ऑफ CO and H2 इज कॉल्ड वाटर गैस, as this mixture of CO and H2 is used for the synthesis of methanol and a number of hydrocarbons. It is also called synthesis gas or syngas. Nowadays, syngas is produced from sewage, sawdust, scrap wood, newspapers, etc.
तो उनसे इसको प्रोड्यूस करते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सिन गैस फ्रॉम कोल इज कॉल्ड कोल गैसिफिकेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कोल गैसिफिकेशन बोलते हैं। तो अब यहां पे देखो कोल गैसिफिकेशन की रिएक्शन लिखी हुई है कि कोक प्लस वाटर, वाटर मतलब स्टीम, वही टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या बन गया यहाँ पे? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। कोक प्लस सुपर हीटेड स्टीम 1270 केल्विन टेम्परेचर पे क्या प्रोड्यूस हुआ? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ डाई हाइड्रोजन कैन बी इंक्रीज्ड बाय रिएक्टिंग कार्बन मोनोऑक्साइड ऑफ सिन गैस मिक्सचर विथ स्टीम इन प्रेजेंस ऑफ आयरन क्रोमेट एज कैटलिस्ट। ठीक है, तो क्या है? CO जो यहां पे बना है ऊपर वाली रिएक्शन से, उसको फर्दर स्टीम से रिएक्ट कराया 673 केल्विन टेम्परेचर, और कैटलिस्ट क्या है? आयरन क्रोमेट। वैसे यहां पे जो कैटलिस्ट यूज होता है इसको आप नोट कर लेना। कैटलिस्ट जो यूज करते हैं वो है Fe2O3 प्लस Cr2O3, Fe2O3 प्लस Cr2O3, और इसकी जगह पे ये इन दोनों मिक्सचर की जगह पे हम इसको भी यूज कर सकते हैं, THO2 को भी यूज कर सकते हैं, थोरियम ऑक्साइड, इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो सेकेंड रिएक्शन है बेटा, जिसमें हम हाइड्रोजन का अमाउंट बढ़ा रहे हैं, इसको बोलते हैं बोस्ट प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको? बोस्ट प्रोसेस बोलते हैं, BOSCH। कोल गैसिफिकेशन हमने कराया, कोल गैसिफिकेशन के बाद जो CO और H2 बना, हम वहां पे हाइड्रोजन का अमाउंट को बढ़ाने के लिए ये वाटर शिफ्ट रिएक्शन को यूज कर रहे हैं। ये रिएक्शन क्या बोली जाती है? वाटर शिफ्ट रिएक्शन, बहुत फेमस है ये। ठीक है, तो वाटर शिफ्ट रिएक्शन को हम यूज कर रहे हैं। तो ये वाटर शिफ्ट रिएक्शन किस नाम से जानी जाती है? बोस्ट प्रोसेस। ठीक है, वाटर शिफ्ट रिएक्शन इज कॉल्ड बोस्ट प्रोसेस। तो टाइम बहुत हो गया, आज क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।